हवा अंधेरे जंगल में शोर मचाते हुए चल रही थी। उसकी ठंडी अंगुलियां निर्जीव पेड़ों के माध्यम से रेंग रही थी और गिरते हुए पत्तों को भूतिया पैटर्न में घुमा रही थी। बर्फ की मोटी चादर ने जमीन को ढक रखा था, जिससे कदमों की आवाजें चुपचाप हो गई थी और रात को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हो रहा था। इस दूर दराज के कोने में दो शक्तिशाली परिवारों के बीच लंबी लड़ाई चल रही थी, जो एक घने जंगल के हिस्से पर मालिकाना हक के लिए लड़ रहे थे। रवि चौधरी, एक सख्त आदमी जो करीब 40 साल का था, जंगल की पगडंडी पर चलते हुए गंभीर मनोदशा में था। उसने अपने परिवार की जमीन की सुरक्षा के लिए वर्षों से मेहनत की थी। उसके चेहरे पर एक संजीदा भाव था, जो उसके लंबे समय से चल रहे संघर्ष को दर्शाता था। इसी समय राजेश शर्मा, एक मोटे शरीर वाला आदमी जो लगभग 35 साल का था, बर्फ में चलते हुए दृढ़ता से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। राजेश अपने परिवार की जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। ये लड़ाई एक लंबी वंशानुगत प्रतिद्वंदिता का परिणाम था और राजेश ने किसी भी कीमत पर इसे खत्म करने का निश्चय किया था। रवि और राजेश का टकराव एकदम अनिवार्य था। जैसे ही रवि ने जंगल के एक मोड़ पर कदम रखा, उसने आगे एक आकृति देखी। आकृति ने मुड़कर देखा और रवि का दिल धड़कने लगा जब उसने पहचान लिया कि वो राजेश है। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रवि ने ठंडे लहजे में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजेश का चेहरा तिक्तता से भरा हुआ था। आपको वही सवाल पूछना चाहिए रवि चौधरी। क्या आप हमारी जमीन पर कब्जा करने आए हैं? रवि का चेहरा कठोर हो गया। ये चौधरी की जमीन है और आपके यहाँ होने का कोई हक नहीं है। आपका दावा उतना ही झूठा है जितना आपकी घमंड। राजेश ने पलट कर कहा, हमारी जमीन की रक्षा करना हमारा अधिकार है। रवि ने तीखे स्वर में कहा, आपकी बेतुकी दलीलें अब हमें चिढ़ा रही है। हम दोनों को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। राजेश ने आक्रोश में कहा, सुलझाने के लिए हमें आपका विरोध समाप्त करना होगा, लेकिन आपने तो हमेशा हमारी जमीन को नकारा है। रवि ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या आप सच में मानते हैं कि आप हमारे अधिकारों को इस तरह से चुनौती दे सकते हैं? राजेश ने गुस्से में कहा, अगर आप हमारी जमीन को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं तो आपको हमारी अनुमति चाहिए। उनकी बातचीत जल्दी ही तीखी हो गई और दोनों ने एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगी और दोनों का गुस्सा उनकी लड़ाई को और भी गर्म कर रहा था। इस समय वे दोनों एक नजदीकी पेड़ की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिस पर बर्फ के वजन से एक विशाल शाखा झूल रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो शाखा टूटकर गिर गई और दोनों पुरुषों पर आ गिरी। शाखा के भार से वे दोनों जमीन पर दब गए और उनके चिल्लाने फिरने की शक्ति खत्म हो गई। दर्द तुरंत महसूस हुआ, लेकिन ये एहसास कि वे दोनों एक ही स्थिति में फंस गए हैं सबसे अधिक चौंकाने वाला था। रवि दर्द से करहाते हुए शाखा के नीचे हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असफल था। उसने राजेश की ओर देखा, जो उसी स्थिति में फंसा हुआ था। खैर, ये तो एक अजीब हालात है, राजेश ने दर्द भरी आवाज में कहा। हम दोनों यहीं फंस गए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। रवि ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन की झलक थी। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हमने अपनी लड़ाई में सब कुछ खो दिया। राजेश ने हंसते हुए कहा, शायद यही हमारी सजा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। रवि ने कहा, तुम्हारी बात सच है। अब ये समय है कि हम अपने झगड़े को समाप्त करें। हम दोनों को अब इसे खत्म करना चाहिए। राजेश ने प्रश्नात्मक स्वर में कहा,
क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? अब हमें क्या करना चाहिए? रवि ने सोचा और कहा, हाँ, हमें अपने परिवारों के भविष्य के लिए शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हमारी लड़ाई अब व्यर्थ लगती है। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी इसे मानता हूँ। ये लड़ाई हमें कभी भी दिशा में नहीं ले जा रही है। रवि ने अपनी कोट की जेब से एक ब्रांडी की बोतल निकाली और उसे राजेश की ओर बढ़ाया। ये लें, इसे पीजिए। शायद इससे दर्द कम हो जाए और हम शांति की ओर बढ़ सके। राजेश ने बोतल स्वीकार की और एक घूंट लिया। ब्रांडी की गर्मी ठंड के मुकाबले राहत प्रदान कर रही थी। जब उसने बोतल वापस रवि को दी तो उसने कहा, धन्यवाद। इस दर्द को कम करने का यह अच्छा तरीका है। रवि ने कहा, हमारी लड़ाई में कई साल बर्बाद हो गए हैं। क्या तुम नहीं सोचते कि हमें अब इसे खत्म कर देना चाहिए? राजेश ने कहा, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये समय है कि हम दोनों मिलकर इस विवाद को समाप्त करें। तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं? मेरे परिवार में भी कुछ समस्या आ रही है। क्या तुम मानते हो कि हम सब मिलकर इसे सुधार सकते हैं? हमारी लड़ाई ने हमारे परिवारों को भी प्रभावित किया है। अगर हम शांति की ओर बढ़ें तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता है। क्या तुमने अपने परिवार की समस्याओं के बारे में सोचा है? हमारी लड़ाई ने सब कुछ प्रभावित किया है। ये समय है कि हम सभी को एक साथ मिलकर इसे सुधारें। हमारी लड़ाई ने हमें कितना कष्ट दिया है। शायद हमें इसे खत्म करने का एक सही तरीका ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। जैसे जैसे रात बीतती गई, उनकी बातचीत और भी गहरी और भावुक हो गई। उन्होंने भविष्यों की उम्मीदों, परिवार की भलाई और अपने झगड़े के लिए पछतावे के बारे में बात की। उन्होंने अपने परिवारों के बीच शांति की कल्पना करना शुरू किया। हम दोनों मूर्ख थे, रवि ने स्वीकार किया। ये जमीन, ये लड़ाई, सब कुछ बेकार था। हमने इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दिया। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये समय है कि हम इसे खत्म करें। हमारी और हमारे परिवारों की भलाई के लिए हमें शांति लाने का तरीका ढूंढना चाहिए। क्या तुम मानते हो कि हमारी बातचीत से हमारी समस्याओं का समाधान होगा? हमारी बातचीत से शांति की दिशा में एक कदम तो बढ़ सकता है, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो रात की शांति को तोड़ रही थी। दोनों ने अंधेरे में सुनने की कोशिश की। उनके दिलों में राहत की उम्मीद थी। आवाजें पास आती गई और रवि और राजेश की उम्मीदें जाग उठी कि वे बचाए जाएंगे। सहायता आ रही है, रवि ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। हमें बचाया जाएगा और हमारे परिवारों के बीच शांति आएगी। मैंने भी यही सुना है। शायद ये हमारा सौभाग्य है कि हम बच जाएं। जैसे जैसे आवाजें पास आती गई, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वे लगभग उन लोगों को देख सकते थे जो उन्हें बचाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही आकृतियां अंधेरे से बाहर आई, उनकी राहत डर में बदल गई। आकृतियां जो सामने आई वो उनके बचाने वाले नहीं थे। इसके बजाय एक भूखी भेड़ियों की झुंड अंधेरे से बाहर आई। उनकी आंखें शिकार की भूख से चमक रही थी। रवि और राजेश के चेहरों पर चिंता की लहर दौड़ गई जब उन्होंने महसूस किया कि किस्मत ने उनके साथ एक और क्रूर मजाक किया है। भेड़ियों का झुंड आ रहा है। हमें लगता है कि हम अब नहीं बच सकते। ये तो अंत का संकेत लग रहा है। हमारी शांति की कोशिशें अब व्यर्थ हो गई हैं। भेड़ियों की उपस्थिति ने उन्हें भयभीत कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा
और उनकी आंखों में दर्द और पछतावे के साथ साथ एक प्रकार की शांति भी थी। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई का अंत आ चुका है, लेकिन उनके मन में एक नई समझ और दोस्ती का एहसास था। भेड़ियों की ओर बढ़ती हुई शिकार की दृष्टि ने उनके दिलों को एक अजीब सी शांति दी। शायद यही था उनका अंतिम सजा। लेकिन उनकी बातचीत और समझ ने उन्हें इस अंत को एक नए दृष्टिकोण से देखने की मदद की। रवि और राजेश ने एक दूसरे की ओर देखा और एक अंतिम हंसते हुए स्वर में कहा, कम से कम हम अब शांति में हैं। हमारी दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होगा। भेड़ियों के झुंड ने उनकी ओर बढ़ते हुए अपना रास्ता बनाया और रवि और राजेश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। भीमपुर नाम के गांव में दो भाई राम और राजू साथ रहते थे। राम और राजू दोनों की ही शादी हो चुकी थी। राम राजू का बड़ा भाई था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसलिए राम राजू पर आंख बंद करके भरोसा करता था। राम बहुत पैसे वाला था, इसलिए राजू एकदम राम के पास कुछ कागज ले जाता है और राम से कहता है, भैया ये कुछ काम के कागज हैं, क्या आप इन पे अपना साइन कर देंगे? हाँ मेरे भाई, कहाँ साइन करना है बता, अभी कर देता हूँ। भैया पर साइन करने से पहले पेपर पढ़ तो लो। अरे तू मेरा छोटा भाई है, मेरी जान और शान है तू, मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ। ये पेपर पढ़ के मैं तेरी शान कम नहीं करना चाहता, तेरी इज्जत को कम नहीं करना चाहता। ले देख, कर दिया साइन, ठीक है? राजू साइन देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और अगले दिन का इंतजार बेसब्री से करने लगता है। राजू की पत्नी मंजू कहती है, तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ है, बिना पढ़े साइन कर दिया उसने। अब ये घर, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगा। हाँ मंजू, मैं भी कल का ही इंतजार कर रहा हूँ ताकि वकील बाबू आकर इन्हें ये खबर सुनाए कि अब ये घर इनका नहीं रहा। अगले दिन वकील राजू के यहाँ पहुँचता है और राम को सारी कहानी बताता है। राम और रानी बहुत दुखी हो जाते हैं। राजू और मंजू अपने कमरे से बाहर आते हैं और राजू राम से कहता है, अब बड़े भैया आप घर से खुद निकल जाएंगे या मैं निकालूं आपको? देखिए मैं चाहता हूं कि आप खुद ही निकल जाए, मैं धक्का देकर निकालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे निकल रहे हो, कुछ तो देकर निकालो, बेचारे ऐसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इन भिखारियों को कटोरा तो दे दो। राम और रानी दोनों घर से कटोरा लेकर निकल जाते हैं। राम, तो ये बिरयानी बनी थी, आपको ये प्रसाद देने आई थी। राम कटोरा आगे बढ़ाएगा और उसमें बिरयानी ले लेगा और दूसरी प्लेट में पलट देगा, लेकिन राम की नजर दोबारा कटोरे पर पड़ती है और वो चौंक जाता है क्योंकि कटोरा तो अब भी बिरयानी से भरा होता है। राम अब जितनी बार कटोरे से बिरयानी निकालता उतनी बार कटोरे में बिरयानी वापस आ जाती। राम और रानी को अब समझ आ गया था कि ये मामूली कटोरा नहीं बल्कि ये जादुई कटोरा है। रानी राम से कहती है, सुनिए, ये कटोरा कोई मामूली कटोरा नहीं बल्कि जादुई कटोरा है और ये चमत्कार भगवान ने ही किया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ है। और अब आप एक बिरयानी का छोटा सा ठेला लगा लीजिए ताकि हम सुकून के 2 रोटी खा सके। राम किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर लेता है और एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा लेता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और राम की बिरयानी फेमस हो जाती है क्योंकि बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। राजू ये सब देखकर मन ही मन चिढ़ता है और राम को बदनाम करने की भी कोशिश करता है, पर इस बार ऐसा करने में वो नाकामयाब होता है। इसलिए वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये बिरयानी लाता कहाँ से है। और एक दिन राम का पीछा करते हुए राजू देख लेता है कि बिरयानी कहाँ से आ रही है। राजू घर जाकर मंजू से कहता है, अरे मंजू जल्दी इधर आओ, मैंने पता लगाया है वो राम है ना, उसे तुमने जो कटोरा दिया था
वो कोई मामूली कटोरा नहीं था, वो एक जादुई कटोरा था और उसमें से जितनी बार चाहो उतनी बार बिरयानी निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये सब बताने आए हो? बिल्कुल बेकार इंसान हो तुम। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके वो कटोरा चोरी करके मेरे घर लेकर आओ। राजू जैसे तैसे करके वो कटोरा चुरा कर ले आता है। मंजू उस कटोरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और राजू से बहुत महंगी महंगी सब्जियां मंगाती है और फिर उन्हें बनाकर उसी कटोरे में डालती है। पर जैसे ही सब्जियां कटोरे में डालती है, सारी सब्जी जलकर काली हो जाती है। राजू अपनी पत्नी मंजू से कहता है, मंजू, मुझे तो लगता है कि ये कटोरे में तुम्हें पहले ही खीर बनाकर डालनी चाहिए। क्या पता खीर डबल हो जाए हैं और हम बैठे बैठे अमीर हो जाए। मंजू राजू से बहुत ही महंगे चावल मंगाती है और बहुत सारी खीर बनाकर कटोरे में डाल देती है, लेकिन खीर भी जलकर काली हो जाती है। मंजू और राजू को लगता है कि ये कटोरा अब जादू ही नहीं रहा, पर दोनों के मन में ख्याल आता है और क्या पता इसमें सिर्फ बिरयानी ही डबल होती हो। इसलिए अब राजू और मंजू के पास जो पैसे होते हैं वो उनके अच्छे और महंगे बिरयानी वाले चावल मंगाकर बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर जैसे ही कटोरा में डालती है और राजू और मंजू के मुंह काला हो जाता है और पूरे घर की दीवारों पर भी वो जली हुई बिरयानी चिपक जाती है। राजू और मंजू अपना सारा पैसा खर्च कर चुके होते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता, इसलिए वो अपने बड़े भाई राम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपका ये कटोरा चुराया था, पर अब मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना गलत किया है। मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। ये कटोरा रख लो, मैंने इस कटोरे को चुराकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। राम राजू और मंजू को माफ कर देता है और अपना बिरयानी का ठेला दोबारा लगाता है। राम उस ठेले का नाम कटोरा बिरयानी रखता है। धीरे धीरे राम अब एक ठेले से एक दुकान बना लेता है और कुछ ही वक्त बाद राम और रानी फिर से अमीर हो जाते हैं और अपना एक मकान भी बना लेते हैं।